बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे ज़िदनी इल्मा। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 17 और 18 ऑफ चैप्टर नंबर 26। चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी और आज हमारा टॉपिक अंडर डिस्कशन है बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर। यानी कि हम अपनी बायोटेक्नोलॉजी को ह्यूमन हेल्थ पे या एनिमल्स की हेल्थ पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आज हम पढ़ने वाले। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग बात करते हो रिसर्च की और लर्निंग की, किस चीज़ के बारे में, ह्यूमन हेल्थ के बारे में, तो डेफिनेटली हम अब प्रिमिटिव टूल्स को इस्तेमाल नहीं करते, पुराने तौर तरीकों को इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि आज हम इंसान की हेल्थ को और उसके अंदर होने वाली रॉन्ग एक्टिविटीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्यों अंडरस्टैंड कर सकते हैं बेहतर तरीके से? बिकॉज कि हम अब चीज़ों को मोलेक्युलर लेवल पर अंडरस्टैंड करते हैं। जब हम चीज़ों को मॉलिक्यूलर और मोलेक्युलर लेवल पे जाकर अंडरस्टैंड करेंगे तो डेफिनेटली हमारे हाथों में ज़्यादा बेहतर टूल्स आएंगे और उन पर्टिकुलर टूल्स को इस्तेमाल करके हम लोग बेहतर तरीके से डिजीज़ेस को प्रिवेंट कर सकते हैं और बाद में ट्रीट भी कर सकते हैं। आरज़ू ये है किसी आंख में कोई आंसू न रहे, इलाही मेरे हाथ में कोई ऐसा खिलौना दे दे। तो हम शायद इस पर्टिकुलर टूल को एक ऐसा ही टॉय समझते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी, कि शायद हम इसकी वजह से या इसकी मदद से बहुत सी होने वाली एलिमेंट्स को प्रिवेंट भी कर सकते हैं और ट्रीट भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इस पर्टिकुलर फील्ड यानी बायोटेक्नोलॉजी ने क्या किया है। इसने एक ह्यूज डिफरेंस क्रिएट किया है किसकी निस्बत एज कंपेयर टू आवर फोर फादर्स। क्या कि हम साइंटिस्ट लोग अब ज्यादा बेहतर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। कौन सी प्रोडक्ट्स? बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, वो वाली मेडिसिन्स, वो वाली डायग्नोस्टिक टूल्स या वो वाली हमारे पास वैक्सीन्स के जो शायद नहीं बल्कि यकीनन मच मोर सुपीरियर हैं एज कंपेयर टू द प्रीवियस थिंग्स। हम खास तौर पे इन प्रोडक्ट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, वो वाली चीज़ें कि जो हमारे टेस्ट में इस्तेमाल होती हैं। हमारे टेस्ट को, जो टेस्ट हम लोग कर रहे हैं रिगार्डिंग डिफरेंट डिजीजेस, हम उन टेस्ट के रिजल्ट को बहुत तेजी से हासिल करना चाहते हैं। अब ये भी हमारा प्यारा पाकिस्तान एक डिजीज से गुजरा है जिसे हम कोविड-19 का नाम देते थे या कोरोना वायरस का नाम देते थे। तो दुनिया में अब भी जिस वक्त मैं लेक्चर दे रहा हूं तो हमारी दुनिया कोरोना वायरस की लपेट में है। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट अपनी पूरी एनर्जीज और टाइम के साथ इसी बात को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट बहुत एक्यूरेट हो और हमारा रिजल्ट वीक्स में नहीं दिनों में आए, दिनों में नहीं घंटों में आए और घंटों में नहीं मिनटों में आए। तो ये जो हमारी ख्वाहिश है कि जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो और बहुत ज़्यादा क्विक हो, यही बेसिकली हमारी बायोटेक्नोलॉजी की मेराज है। फिर हमारे पास बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं कि जिनको हम राइट ऑन टारगेट भेजते हैं और वो राइट ऑन टारगेट अपना काम करते हैं। तो जाहिर है हम इसे बोलते हैं कोलेटरल डैमेज। तो जो बाज में जो साइड इफेक्ट्स हैं वो डेफिनेटली बहुत ही कैसे हैं, कम हैं। तो अगर आप एक ऐसी मेडिसिन दे रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ डिजीज सेल को ही जाके अटैक करे और मेरे नॉर्मल सेल को अटैक ना करे, तो डेफिनेटली मेरे पास एक बहुत बेटर टूल है और उसकी वजह से कोलेटरल डैमेज कम से कम होने के साथ फायदा मैक्सिमम हो रहा है। फिर आखिरी चीज मेरे पास क्या है, जैसा आपने देखा होगा हम बहुत दफा इसी कोविड के केस में भी कहते रहे हैं कि इलाज से परहेज बेहतर है या इलाज से प्रिवेंशन बेहतर है। तो आमतौर पे हमें ये बात इल्म है, हमें ये बात पता है कि बहुत सी ऐसी डिजीजेज हैं कि जिनकी आज हमारे पास वैक्सीन प्रेजेंट है और अगर वैक्सीन हमारे पास प्रेजेंट होगी और वो हम अपने आने वाली नस्लों को आफ्टर बर्थ अगर हम पिला देंगे तो वो वाले बच्चे उन पर्टिकुलर आने वाले खतरात से पहले से सेफ हो जाएंगे। तो बेटर वैक्सीन हमें देनी है जिनके रिजल्ट बहुत अच्छे हों, जिनकी एफिकेसी बहुत बेहतर हो
और जिनकी एंटीबॉडीज बनाने की सलाहियत या बनवाने की सलाहियत भी बहुत ज़्यादा हो। तो यही सारी चीज़ें हम बायोटेक्नोलॉजी से ऑप्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे केसेस में हम कामयाब भी हैं और कहीं कहीं अभी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत भी है। राइट, देखना ये है कि जब हम वैक्सीन को डेवलप करना चाहते हैं तो वो वैक्सीन हमारे पास किस 3 तरीकों से ऑब्टेन की जा सकती है। नंबर 1 कि हम ऐसी वैक्सीन बनाना चाहते हैं कि जिन्हें हम लोग एंटीजेंस को प्योरीफाई करने के लिए इस्तेमाल करें, और उसके लिए बेस्ट चीज मेरे पास क्या है, सोमा क्लोनल एंटीबॉडीज। अगर मेरे पास सोमा क्लोनल एंटीबॉडीज बन गई हैं तो मैं बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में प्योरीफाई कर सकता हूं, सेपरेट कर सकता हूं एंटीजेंस को। तो एंटीजेंस की सेपरेशन और प्योरीफिकेशन में हमारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज काम आती हैं। नंबर 2 पे हम लोगों ने ऐसी जीन्स जो है वो क्लोन कर ली हैं कि जो खास किस्म की एंटीजेंस बनवा सकती हैं, और ये वाली एंटीजेंस पे डेफिनेटली हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। आपको पता है कि एंटीजन का एक ही पर्पस होता है कि हम उससे एंटीबॉडीज बनवा लें। जितनी प्योर एंटीजेंस हमारे पास होंगी उतनी ही प्योर किस्म की हमारे पास एंटीबॉडीज बनेंगी, और मोर प्योर एंटीबॉडीज मींस मोर बेटर एफिकेसी, मोर बेटर रिजल्ट, मोर टारगेट ओरिएंटेड यू कैन से रिजल्ट। फिर उसके बाद क्या हो सकता है कि हम ऐसी वैक्सीन बनाएं कि जो क्या हो, प्योर पॉलीपेप्टाइड्स हों। फिर वही बात हो रही है कि जितनी आप लोगों के पास ज्यादा बेहतर पेप्टाइड्स होंगे उतनी ही हमारे पास बेहतर एंटीजेंस बनेगी। तो जरूरी नहीं है कि आप एंटीजन के लिए किसी प्रोटीन का सहारा लें। बहुत से सिंपल पेप्टाइड्स भी एंटीजन के तौर पे काम करते हैं। उनकी एफिकेसी को बेहतर बनाने के लिए, एफिकेसी मींस एफिशिएंसी को बेहतर बनाने के लिए भी उनकी प्योरिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन सारे कामों को हम और ज़्यादा बेहतर या एम्पलीफाई कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग नथिंग अदर देन दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी और मेथड दैट इज कॉल्ड एज बायो टेक्नोलॉजी। हम देखेंगे कि किस किस्म के डिजीज को कौन कौन से मेथड के साथ हम डायग्नोज कर सकते हैं। इसके लिए वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी डिजीज की बात करते हैं तो जाहिर है सबसे पहला काम क्या होगा कि हम उसकी डायग्नोसिस कर सकते हो अच्छे तरीके से। तो डायग्नोसिस करने के लिए हम आजकल मींस लेटेस्टली और करंटली 2 टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। उनमें से पहली टेक्निक का नाम है डेवलपमेंट ऑफ और यूजिंग व्हाट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। क्या होती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, अभी डिस्कस करते हैं। लेकिन अभी दिखना यह कि व्हाट इज द सेकंड मेथड टू डायग्नोज द डिजीज, इट इज कॉल्ड एज अ डीएनए और आरएनए प्रोब। आपको पता है प्रोबिंग क्या होता है, किसी से पूछना, किसी से सवाल करना और उससे जवाब निकलवाना। तो हम डीएनए और आरएनए को भेजेंगे, वो किसी पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट के बारे में या आरएनए के सेगमेंट के बारे में हमें बताएगा कि वो वहां प्रेजेंट है या नहीं। तो इसको हम कहते हैं डीएनए और आरएनए प्रोब। तो देखते हैं सबसे पहले व्हाट आर बेसिकली मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और हम उन्हें कैसे बनाते हैं, इसको भी हम सीखेंगे। तो पहली बात यह है कि माय डियर स्टूडेंट्स, आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर कोई सिंपल से सिंपल एंटीजन भी देते हो तो उसके रिजल्ट में ऑर्गेनिज्म की बॉडी हमें एक किस्म की एंटीजन नहीं देती, हमें एक किस्म की एंटीबॉडी नहीं देती, बल्कि मुख्तलिफ किस्म की एंटीबॉडीज देती है। इसका मतलब ये होगा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का सबसे सिंपल रिस्पॉन्स भी क्या कहलाता है, पॉलीक्लोनल रिस्पॉन्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, पॉलीक्लोनल रिस्पॉन्स, राइट। और ये जो मेरे पास पॉलीक्लोनल रिस्पॉन्स है, इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास एक ही वक्त में मुख्तलिफ मे बी इन टर्म्स ऑफ हंड्रेड्स और थाउजेंड्स टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज बन जाएंगी। वो जो डिफरेंट किस्म की एंटीबॉडीज हैं उनमें वेरिएशन के सेंस में होगी, इन द सेंस ऑफ देयर बाइंडिंग रीजन एंड इन द सेंस ऑफ देयर इफेक्टर रीजन। आप डिटेल से पढ़ के आए हैं कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी में बेतहाशा टाइप्स बन जाती हैं, लेकिन ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं, हमारी ज़रूरत नहीं है। हमारी ज़रूरत क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। वी डोंट वांट टू हैव पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। तो हाउ वी ऑब्टेन बेसिकली मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। लेकिन हम यहाँ पे सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट आर बेसिकली मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन।
ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल एंटीबॉडीज। तो जब हम बात करेंगे मोनोक्लोनल की, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे सारी की सारी बॉडी को सेम नहीं, क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। आइडेंटिकल का मतलब है कि जिसमें फ्रैक्शनल डिफरेंस भी ना हो, उसे हम बोलते हैं आइडेंटिकल। मेड बाय आइडेंटिकल इम्यून सेल। दूसरी खूबी क्या है कि इन्हें एक जैसे सारे के सारे इम्यून सेल्स बनाते हैं। क्यों सारे के सारे इम्यून सेल्स बनाते हैं? बिकॉज कि पहली मर्तबा एक इम्यून सेल बनता है, फिर बाद में हम उसके सारे के सारे सेल्स को क्लोन कर लेते हैं। जब सारे के सारे डॉटर सेल क्लोन्स होंगे, तो आप पढ़ चुके हैं, क्लोन हम कहते ही ऐसे सेल को हैं, ऑर्गेनिज्म को हैं कि जो एक ही सेल के माइटोटिक डिसेंडेंट्स होते हैं, डॉटर सेल्स होते हैं। तो अगर हम एक सेल को लें और उसके बाद हम उनकी बहुत सारी क्लोन्स बना लें, और वो सारे के सारे क्लोन्स फिर मुझे क्या बना के दें, एक ही तरह की एंटीबॉडीज, तो ये कहलाएंगी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। आइए देखते हैं कि हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज किसी भी इम्यून सेल से कैसे ऑब्टेन करते हैं। उसके लिए वी हैव टू सी द प्रोटोकॉल और द प्रोसीजर। यू कैन सी ओवर हियर माय डियर स्टूडेंट्स कि ये सबसे पहले आप लोगों के पास एक माइस है, राइट। आप लोग क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर माइस को सबसे पहले क्लेमेटाइज करेंगे, उससे अपने साथ मानूस करेंगे, बिकॉज इट इज योर एक्सपेरिमेंटल एनिमल। सो इट शुड हैव सम, यू कैन से, अंडरस्टैंडिंग विद यू, कि अगर आपके हाथ में आए तो उसकी बॉडी आप लोगों से ना आशनाई का मजारा ना करे। तो आपने सबसे पहले एक माइस लेनी है, फिर आप डेफिनेटली क्या करोगे, इस माइस को किसी एंटीजन से ट्रीट करोगे, उसकी बॉडी में एंटीजन इंजेक्ट करोगे, या आपकी बुक वर्ड लिखती है कि when you will challenge a mice with antigen, तो फिर क्या होगा, तो वो माइस ज़ाहिर लिविंग एंटिटी है, वो उससे एक रिस्पॉन्स डेवलप करेगी। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कि रिस्पॉन्स कैसा होता है, पॉलीक्लोनल, तो यहाँ पे पॉलीक्लोनल रिस्पॉन्स होगा और बहुत सारे मेरे पास क्या बन जाएंगे, बीटा सेल्स बन जाएगा। आपको पता है कि जो बीटा सेल्स हैं वो बी लिम्फोसाइट के टाइप होती हैं और वो इम्यून सिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट है। ये वाले सेल्स हम ऑब्टेन करेंगे कहां से, स्प्लीन ऑफ माउस से। यहां से हम लोगों ने वो सेल्स गेन कर लिए और फिर हम लोगों ने उन्हें सर्टन कैंसरियस सेल्स से मिलाया। ये जो कैंसरियस सेल्स होती हैं, आपको पता है कि उनकी ग्रोथ बहुत तेजी से होती है, अनअरेस्टेड ग्रोथ होती है, और ये डिफरेंशिएटेड सेल नहीं होते, लिहाजा उनके साथ खेलना या उनको ट्रीट करना आसान होता है। लिहाजा हम ये वाले माइलोमा सेल्स लेते हैं, फिर हम इन पर्टिकुलर माइलोमा सेल्स के साथ फ्यूज करवा देते हैं इन बीटा सेल्स को, हमने स्प्लीन के माउस से लिए, तो मेरे पास बन गया हाइब्रिडोमा। हाइब्रिड ये कुछ यू कैन से कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन इसका है और कुछ ज़ाहिर है इसका, तो ये क्या बनेगी, हाइब्रिडोमा सेल्स बन जाएंगे। हम इन पर्टिकुलर हाइब्रिडोमा सेल्स को फिर प्लेस कर देते हैं HAT मीडियम के अंदर, और यहाँ ये बड़ी तेजी से ग्रो करते हैं और नंबर को इंक्रीज कर लेते हैं। फिर क्या होगा, ये तो आदत से मजबूर हैं कि इन्होंने तो एंटीबॉडीज बनानी ही हैं, बिकॉज के बीटा सेल्स का एक ही काम है, टू मेक मोर एंड मोर एंड मोर एंटीबॉडीज। सवाल ये है कि क्या ये बगैर किसी स्टिमुलस के एंटीबॉडी बना सकते हैं, तो आंसर इज नो। किसी भी एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए एंटीजन का होना जरूरी है, बिकॉज यू नो कि एंटीजन कोई ऐसा सब्सटेंस होता है कि जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन को ट्रिगर कर सकता है। तो मुझे इस पर्टिकुलर कल्चर मीडियम में जो हाइब्रिडोमा सेल्स बन गए हैं, अगर मुझे उनसे कॉन्स्टेंटली एंटीबॉडी बनवानी है, तो मुझे कॉन्स्टेंटली एंटीजन का स्टिमुलस देना पड़ेगा। तो मेरे पास उस पर्टिकुलर कल्चर मीडियम में बहुत सारी सोमाक्लोनल एंटीबॉडीज ऑब्टेन हो जाएंगी, और फिर मैं इस पर्टिकुलर सोमाक्लोनल एंटीबॉडीज को मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल कर सकता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन कि व्हाट इज माय अप्रोच। मैंने ये वाली सोमाक्लोनल बॉडीज कैसे बनाई हैं, किस मकसद के लिए बनाई हैं, ये डायग्नोसिस के काम आएंगी, ट्रीटमेंट के काम आएंगी, या प्रिवेंशन में काम आएंगी, या वैक्सीन में काम आएंगी। तो इस पर्टिकुलर सोमाक्लोनल बॉडीज का होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। व्हाट अबाउट नेक्स्ट, इसके लिए हमें मूव करना पड़ेगा लास्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड पर। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बात हो रही थी सोमाक्लोनल एंटीबॉडीज की। तो ये जो सोमाक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, आपको पता है कि ये चूंकि एक ही किस्म की एंटीबॉडीज बनाती हैं, तो ये किसी एक किस्म की एंटीजन से ही स्टिमुलेट होंगी, और अगर वो एंटीजन मेरे पास प्रेजेंट है, तो मैं उन्हें इन पर्टिकुलर एंटीबॉडीज की मदद से
फाइंड कर सकता हूं। अगर मैं फाइंड कर सकता हूं तो फिर जाहिर है मैं उनकी प्रेजेंस को डिटेक्ट भी कर सकता हूं, और अगर मैंने उस पर्टिकुलर एंटीबॉडी से एंटीजन को बाइंड करवा लिया तो मैं उनको प्योरीफाई भी करवा सकता हूं। इसका मतलब ये होगा कि सोमाक्लोनल एंटीबॉडीज एंटीजेंस को डिटेक्ट करने में भी इस्तेमाल होंगी और प्योरीफाई करने में भी इस्तेमाल होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो मेरे पास मेथड है मींस सोमाक्लोनल बॉडीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है फॉर बायोकेमिस्ट, molecular biologist, medicinal you can say personnels. It may be used for the diagnosis, may be used for therapeutics, for the protection of diseases, can be used to detect the presence of drugs. आपने हमारी स्पोर्ट्स में डोप टेस्ट का नाम सुन रखा होगा। हम ब्लड सैंपल लेते हैं और उसके अंदर सोमाक्लोनल एंटीबॉडीज ऐड कर देते हैं। अगर किसी पर्सन ने किसी किस्म की कोई पावर देने वाली मेडिसिन खाई है, स्टेरॉइड लगवाए हैं या कोई नशावर चीज खाई है जिससे कि एफिशिएंसी इंक्रीज हो सकती है, तो हम उस पर्टिकुलर ड्रग की प्रेजेंस को ब्लड में बहुत तेजी से क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिमिलरली अगर कोई वायरल प्रोडक्ट मेरी बॉडी में है या बैक्टीरियल प्रोडक्ट है तो मैं उसकी भी प्रेजेंस को फाइंड कर सकता हूं अगर मेरे पास इस पर्टिकुलर वायरल या बैक्टीरियल प्रोडक्ट की एंटीजन को डिटेक्ट करने वाली सोमाक्लोनल एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं। राइट। आखिरी बात मेरे पास क्या है, एबनॉर्मल सब्सटेंसेस इन द ब्लड। बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जो ब्लड के अंदर चीज़ों को डिजॉल्व करके ट्रांसपोर्ट की कोशिश करते हैं, लेकिन जो दुनिया की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं दे आर मोर विजिलेंट देन दीज कल्प्रेट्स। तो फिर हम उनके ब्लड सैंपल से भी उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की प्रेजेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। आखिरी मेथड मेरे पास क्या स्टूडेंट्स, वो है डीएनए या आरएनए प्रोब। जैसे मैंने आपको बोर्ड 1 पे बताया था कि जो हमारा डीएनए या आरएनए प्रोब है ये क्या है, या तो ये कोई फ्लोरेसेंट डाई है और या फिर ये कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है कि जिसको हम लोगों ने डीएनए या आरएनए से बाइंड कर दिया है। अब अगर फ्लोरेसेंट डाई डीएनए आरएनए से बाइंड करेगी तो भी डीएनए ग्लो करेगा, और अगर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है तो भी डीएनए ग्लो करेगा। वो अलग बात है कि इन दोनों चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए वी हैव टू यूज ईदर यूवी रेडिएशन और वी हैव टू यूज सम फोटोग्राफिक फिल्म। लेकिन मैं इन दोनों चीजों को, इन दो चीजों की प्रेजेंस की वजह से विद इन सेकेंड्स क्या कर सकता हूं, पहचान सकता हूं कि वो यहां मौजूद है या नहीं है। ये जो मेरे पास प्रोब है ये कितना लंबा हो सकता है, तो आंसर है 100 बेस पेयर से लेके 1000 बेस पेयर हो सकते हैं, या डीएनए के या आरएनए के। राइट। ये जो हमारे पास 100 से 1000 बेस पेयर का फ्रेगमेंट है, इसमें एक यूनिक प्रॉपर्टी मौजूद है कि ये जाके हमेशा अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर के साथ ही मिलेगा। इतनी आप लोगों ने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, हो ही नहीं सकता कि ए जाके टी से ना कंबाइन हो, या जी जाके सी से ना कंबाइन हो, सी जाके जी से ना कंबाइन हो। तो ये कंजर्व्ड सीक्वेंसेस होते हैं किसी एक पर्टिकुलर वायरस के अंदर या डीएनए के अंदर। अगर वायरस की बात की जाए, डीएनए की बात की जाए या किसी प्रोडक्ट की बात की जाए, तो ये सारे के सारे अपने अंदर मखसूस किस्म के रिपीट्स रखते हैं, कंजर्व्ड सीक्वेंसेस रखते हैं। जहां भी एक कंजर्व्ड सीक्वेंस होगा वहां पे जाकर ये अपने आप को बाइंड कर लेगा, और अगर उससे बाइंड हो गया है तो मुझे अब सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, मुझे उसको एजिटेट करना है, एक्स्ट्रा जो बाइंडेड चीजें हैं उसको रिमूव कर देना है, और उस पर्टिकुलर चीज को प्योरीफाई करने के बाद उसको या तो मैंने यूवी रेडिएशन में जाकर देख लेना है, या फिर मैंने उसको क्या करना है, फोटोग्राफिक फिल्म पे देखना है कि वेदर ये चीज यहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट होगी तो हम मोहर लगा देंगे कि यहाँ पे ये वाला पर्टिकुलर एंटीजन प्रेजेंट है, और ये मुझे किसने बताया है, हमारे डीएनए या आरएनए के प्रोब ने बताया है। राइट। अब इस पर्टिकुलर चीज का मुझे फायदा क्या है? फायदा ये हमारे स्टूडेंट्स का, हम इससे वायरल और बैक्टीरियल डिजीजेस को बड़ी आसानी से डायग्नोज कर सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, क्वालिटेटिव पीसीआर एंड क्वांटिटेटिव पीसीआर। हम क्वांटिटी की ज्यादा बात नहीं करें, हम क्वालिटी की बात करें। वी वांट टू मेंशन कि इसमें किस किस्म का वायरस प्रेजेंट है। इधर हमारे पास हर्पीज वायरस प्रेजेंट है, या हमारे पास हेपेटाइटिस का वायरस प्रेजेंट है, या एड्स का वायरस प्रेजेंट है, उसकी कौन सी टाइप है। या हम इसको देख सकते हैं कि हमारे पास इस पर्टिकुलर फीमेल के बॉडी में जो ब्रेस्ट कैंसर कॉजिंग डिजीज जो जीन है वो प्रेजेंट है या नहीं। तो उसके लिए भी हमारे पास कंजर्व्ड सीक्वेंसेस होते हैं सेल के डीएनए में, और अगर हमारे पास ये वाला प्रोब प्रेजेंट है तो हम उसको सेल से डीएनए आइसोलेट करके उससे बाइंड करवाएंगे। अगर हमारा प्रोब जाके उस पर्टिकुलर
जीन से बाइंड हो जाएगा तो उन पर्टिकुलर सेल्स के अंदर ज़ाहिर है ग्लो या रेडिएटिविटी में नजर आएगी, तो हम फौरन पहचान लेंगे कि दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज अ potent, you can say suspicious patient or not for this particular disease or the breast cancer. Same is the case I have discussed with you regarding COVID-19, SARS and MARS, you can say disorders. इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, आज की हम करें आखिरी बात कि हम लोग क्या करते हैं कि हम इन पर्टिकुलर चीज़ों को, जिसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोटोजोआ पेरिडोमेंथिस, यू नो कि ये वाली चीज़ें भी हमारी बॉडी के अंदर एज ए एंडो पैरासाइट रहती हैं. एंडो का मतलब होता है इनसाइड, तो बहुत अफेस होता है कि मेरी बॉडी के अंदर पैरासाइट आके रह रहा है. समटाइम इट मे डेवलप सम सॉर्ट ऑफ a friendly relationship with my body, but it will eat up my body gradually. It will cause some very weakness and serious you can say health effects. तो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्या करना चाहिए कि हम इन प्रोटोजोआ और इन पर्टिकुलर पेरिडोमेंथिस के डीएनए को प्रेजेंस को चेक करें. तो उस पर्टिकुलर डीएनए की प्रेजेंस को चेक करने के लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फ्लोरेसेंट डाइज मीन डीएनए आरएनए प्रोब इस्तेमाल करने पड़ेंगे. और अगर ये डीएनए आरएनए के जो प्रोब्स हैं वो जाके हमारे उन पर्टिकुलर सेल्स के अंदर चले गए हैं और वो जाके इस पर्टिकुलर प्रोटोजोआ या पेरिडोमेंथिस के डीएनए से बाइंड कर गए, तो हम उस पर मोहर सब्त कर सकते हैं कि यस दिस पर्टिकुलर पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम either a protozoan disorder or you can say suffering from parasite belonging to some phylum Platyhelminthes. इन चीज़ों का हमें फ़ायदा क्या है कि हम डिफरेंट किस्म की सर्जिकल टेस्ट कर सकते हैं और रिजल्ट हम लोग मिनट्स में ऑब्टेन कर सकते हैं. सारी की सारी डिस्कशन का स्टूडेंट्स महवर और मकसद सिर्फ एक ही बात थी, वो है जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ, इंसानियत. इंसानियत सबसे बड़ा अचीव, सबसे बड़ी मेराज है इंसान की. हम इंसान को इंसान समझें और इंसान को इंसान समझते हुए इंसान की कदर करें. जिंदगी से बड़ी कोई चीज नहीं है. हम जितनी एफर्ट कर रहे हैं शायद जिंदगी को बढ़ाने के लिए नहीं है, जिंदगी की क्वालिटी बढ़ाने के लिए है. जब हम लोग जिंदगी की क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो हम एक दूसरे को मार के वो जिंदगी छीनने क्यों चाहते हैं? इस पॉइंट पर सोचें और इस दुआ के साथ कि आप लोगों को जिंदगियां देने वाले हों, लोगों की जिंदगियां छीनने वाले ना हों, आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करने और आसानियां बांटने वाले हों. आई वॉन्ट टू से यू अल्लाह हाफिज.